हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक आपने मेरी कहानी रात की दुल्हन का एपिसोड 10 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ 11 शादी या श्राप। ये समीक्षा के लिए सबसे काली रात थी, जिसने उसे पूरी जिंदगी के लिए अंधेरे में डूबा दिया था। उसकी नजरें नीचे थीं और उसका ना किसी से बहस करने का और ना ही किसी पर चिल्लाने का मन कर रहा था। वो किसी को इस चीज के लिए दोष नहीं देना चाहती थी। शायद यही उसकी किस्मत थी। विवान उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर तक ले गया और उसके बाद उसने बेरुखी से उसे कार में धकेल दिया। कार में बैठने से पहले उसने एक मैसेज किया जिसमें उसने देवांश का एड्रेस अपने आदमी से मांगा। समीक्षा को पहले ही एहसास हो रहा था कि वो इंसान उसके साथ आगे क्या करने वाला था। वो कार में बैठा और उसने तेजी से कार स्टार्ट की। वहीं दूसरी तरफ आशिका देवांश के घर पर थी। उसके सामने देवांश की मां बैठी हुई थी, जो उसकी सारी बातें सुनने के बाद सन लग रही थी। लगभग 10 मिनट तक उसकी बात सुनने के बाद भी वो कुछ नहीं बोली। ये अजीब था, क्योंकि उनके सामने बैठी लड़की उनके बेटे के बच्चे की मां बनने वाली थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये लड़की अपनी शादी से भागकर आई थी। देवांश की मां को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक तरफ वो इसके खिलाफ थी, लेकिन दूसरी तरफ वो उसे वहां से जाने के लिए भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसके पेट में उनका पोता या पोती पल रही थी। कुछ घंटों पहले वो देवांश के लिए कुछ ताज़ी सब्जियां और घर का जरूरी सामान लेने मार्केट गई थी, जहां उन्हें 3 से 4 घंटे लग गए, क्योंकि उन्हें अपनी एक पुरानी सहेली मिल गई थी। जब वो वापस आई तो पहले ही रात हो चुकी थी और उन्होंने पीले रंग के लहंगे में अपने घर के बाहर एक लड़की को घूमते हुए देखा। वो लड़की उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी, इसलिए वो उसे अंदर लेकर आ गई। और जब आशिका ने बताया कि वो देवांश के लिए शादी से भाग कर आ गई है, तो वो खुद भी हैरान रह गई। ये देखकर कि देवांश की मां कुछ नहीं बोल रही थी, आशिका घबरा गई और उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज आंटी, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं देवांश के अलावा किसी और के साथ रहने का सोच भी नहीं सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। देवांश की मां ने उस लड़की को देखा जो उनकी बेटी जैसी थी। अब वो कर भी क्या सकती थी? अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तब भी वो उसे उसके परिवार को सौंपने की सोच सकती थी, लेकिन अब जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन्हें देवांश से इस बारे में बात करनी होगी। उन्होंने देवांश का नंबर डायल किया। दूर से फोन को देखते हुए आशिका ने पूछा, आप देवांश को कॉल कर रही हैं? हाँ, उसकी मां ने जवाब दिया। देवांश, जो गंभीर हालत में अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था, ने फोन की घंटी सुनी और धीरे से फोन उठाया। वो अपनी मां की ही कॉल का इंतजार कर रहा था। फोन उठाते ही वो बोला, मां, समीक्षा कहाँ है? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। देवांश को लगा था कि उसने समीक्षा को कुछ ज्यादा ही डांट दिया था, जिससे वो उससे मिलने भी नहीं आई। शायद वो उससे नाराज थी। जैसे ही उसकी मां ने देवांश की बात सुनी, वो हैरानी से बोली, समीक्षा तुम्हारे पास नहीं है? देवांश बोला, मां, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो तो सुबह से मुझसे मिलने नहीं आई। क्या वो घर पर भी नहीं है? जैसे ही उसकी मां ने ये सुना, उन्होंने जल्दी से घड़ी की तरफ देखा। ये आधी रात का वक्त था। अगर समीक्षा अस्पताल में नहीं थी तो कहाँ थी? देवांश बोला, मां, आप चुप क्यों हैं? क्या समीक्षा घर भी नहीं है? आशिका को भी अब शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जैसा वो सोच रही थी, काश ऐसा न हो। देवांश की मां ने फोन पर कोई जवाब नहीं दिया और वो जल्दी से उठकर बाहर आ गई। वो कुहू के घर पर गई और बोली, कुहू बेटा, क्या समीक्षा यहाँ है? कुहू दरवाजे पर आए और बोली, नहीं ताई जी, वो तो आज कॉलेज भी नहीं आई। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे आज कुछ जरूरी काम है। मैंने सोचा शायद वो देवांश भैया का ख्याल रखने के लिए रुकी होगी। देवांश की मां को जैसे सदमा लगा। उनके हाथ में जो फोन था वो गिर गया। उन्होंने धीरे से कहा, मेरी बेटी कहाँ गई? कुहू ने जल्दी से फोन उठाया और अपनी ताई जी को संभालते हुए कहा, ताई जी, फिक्र मत करिए, वो शायद लाइब्रेरी में होगी। अगर वो अस्पताल और घर दोनों जगह नहीं है तो वो जरूर ही लाइब्रेरी में होगी। कुहू समीक्षा की मां को उसके घर तक लेकर आए और वहां उसने छोटे से लिविंग रूम के सोफे पर एक लड़की को बैठे हुए देखा। वो पहले तो उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन फिर उसे याद आया। उसने उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा, आप तो आशिका बजाज है ना? आशिका ने गर्दन हिला दी और देवांश की मां की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? समीक्षा का कुछ पता लगा? आशिका को देखकर कुहू भूल ही गई थी कि उसे समीक्षा को कॉल करना था।
उसने अपनी ताई जी को सोफे पर बैठाया और कहा, मैं जल्दी से समीक्षा को कॉल करती हूँ। लेकिन जब उसने समीक्षा का नंबर डायल किया तो उसका फोन नहीं लगा। इसके बाद उसने लाइब्रेरी के इंचार्ज को कॉल किया और समीक्षा के बारे में पूछा। लाइब्रेरी के इंचार्ज ने पूरी लाइब्रेरी छान मारी और फिर बाहर आकर कॉल का जवाब दिया, वो तो यहाँ नहीं है। मैंने उसे सुबह से यहाँ नहीं देखा। कुहू का चेहरा फीका पड़ गया। आखिर वो कहाँ चली गई थी? समीक्षा की मां ने कुहू की तरफ देखते हुए कहा, क्या वो लाइब्रेरी में भी नहीं है? कुहू ने अपनी गर्दन हिला दी तो समीक्षा की मां परेशान हो गई। वो धीरे से बोली, मेरी बेटी ठीक तो होगी ना? जल्दी से पुलिस को कॉल करो, हमें अभी ही पुलिस थाने जाना होगा रिपोर्ट लिखवाने। ये कहकर जैसे ही वो खड़ी हुई, उन्हें बाहर एक कार के तेजी से रुकने की आवाज सुनाई दी। कुहू जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी और बोली, मैं देखती हूँ। उसने कार से एक हैंडसम आदमी को बाहर निकलते हुए देखा जो गुस्से में लग रहा था। उसने ड्राइविंग सीट का दरवाजा जोर से पटका और पैसेंजर सीट की तरफ का दरवाजा खोला। उसमें से उसने एक लड़की को जबरदस्ती बाहर निकाला। जैसे ही कुहू ने उस लड़की की शक्ल देखी, उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, समीक्षा। जैसे ही समीक्षा की मां ने उसका नाम सुना, वो जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, मेरी बेटी आ गई। जैसे जैसे कुहू ने उन दोनों को नजदीक आते हुए देखा, उसे बुरा एहसास होने लगा। और जैसे ही उसने समीक्षा की मांग में सिंदूर और उसके गले में मंगलसूत्र देखा, उसकी नजरें और ज्यादा भयानक हो गईं। वो पीछे हट गई और जल्दी से अपनी ताई जी के पास आ गई ताकि उन्हें संभाल सके, जो खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। आशिका को पहले ही कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। वो वहां बुत बनी खड़ी थी, और जब उसने समीक्षा और विवान को अपनी आंखों से अंदर आते हुए देखा, तो वो 4 कदम पीछे हट गई। समीक्षा के माथे पर सिंदूर और उसके गले में मंगलसूत्र को देखकर वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या किया गया था। विवान के अंदर आते ही सबसे पहली नजर उसकी जिस पर गई, वो थी आशिका। आशिका उसे देखकर बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और लगातार पीछे हट रही थी। अंत में जब तक वो दीवार से न टकराई, वो पीछे हटती रही। समीक्षा की मां ने जब उसे ऐसी हालत में देखा तो वो हैरान रह गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने शब्द कहे, समीक्षा बेटा, ये सब क्या है? समीक्षा ने अपनी नजरें नीचे की हुई थी और उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वो क्या बताए कि उसके साथ जबरन शादी कर ली गई थी। उसकी मां ने जब देखा कि वो कुछ बोल नहीं रही है, तो वो गुस्से में आगे बढ़ी और उन्होंने झट से उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये सब क्या है और ये आदमी कौन है? विवान की नजर उस थप्पड़ पड़े गाल पर गई, जिससे समीक्षा का गाल अब लाल हो गया था। उसने समीक्षा की मां की तरफ देखा और कहा, इसने मेरे साथ शादी कर ली है और अब ये यहीं रहेगी। जब तक मेरा मन नहीं होता तब तक मैं इसे नहीं लेकर जाऊंगा। और हो सकता है मेरा मन जिंदगी भर इसे यहां से लेकर जाने का ना करे। लेकिन मुझे यकीन है कि ये इसी बात से खुश रहेगी कि इसने विवान बजाज के साथ शादी कर ली है। ये इसी खुशी में अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है। और वैसे भी आपके दोनों बच्चों को बजाज परिवार में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। समीक्षा की मां ने उस आदमी को देखा और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? विवान के चेहरे पर उपहास उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। वो बोला, ये बात आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती कि उसने क्या किया? फिर उसने आशिका की तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से नहीं लेकर जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से तेजी से निकल गया। ऐसा लग रहा था कि वो वहां एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। समीक्षा की मां ने अपना सिर पकड़ लिया। अभी अभी क्या हुआ था, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। वो पहले ही अपने बेटे देवांश को लेकर परेशान थी, लेकिन अब उनकी बेटी भी। वो तेजी से फर्श पर गिर गईं। वहीं देवांश ने अभी तक कॉल कट नहीं की थी। जो भी हुआ वो सब फोन पर सुन सकता था। वैसे तो उसे पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन जितना समझ आया था, अगर वैसा ही था तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो जल्दी से अपनी जगह से उठ गया। कुहू ने समीक्षा की मां को जल्दी से सोफे पर बैठाया और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे। ये तो अच्छी बात थी कि वो बेहोश नहीं हुई थी, उन्हें बस चक्कर आ गया था। कुछ देर बाद जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने फिर से समीक्षा का वही रूप देखा। लाल सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। समीक्षा चुपचाप वहीं सोफे पर अपनी मां के पास बैठी हुई थी। वो थोड़ा पीछे हटी क्योंकि उसकी मां ने उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया था। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें शादी करनी थी तो तुम एक बार मुझे बता देती। इस तरह से पीठ पीछे हमें धोखा देने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर समीक्षा का दिल पिघल गया। अब तक वो पत्थर बनी बैठी थी।
उसके अंदर के जज्बात बाहर आंसुओं के रूप में आने लगे। उसने बिलखते हुए कहा, मुझसे ये शादी जबरदस्ती की गई है। समीक्षा की मां एकदम से हिंसक हो गईं। उन्होंने फिर से उसे मारना शुरू कर दिया। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जबरदस्ती शादी? कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी क्यों करेगा? और वो आदमी क्या कहकर गया है कि वो तुम्हें यहां से कभी लेकर नहीं जाएगा? तुमने कैसे इंसान से शादी कर ली है जो तुम्हें शादी होने के बावजूद अपने साथ नहीं रखना चाहता? उद्धरण चिन्ह। कुहू और आशिका जल्दी से बीच में समीक्षा को बचाने के लिए आईं। आशिका ने कहा, आंटी, मुझे लगता है समीक्षा सही कह रही है। आप एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। लेकिन समीक्षा की मां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी दरवाजे से एक कर्कश आवाज आई, आशिका। जैसे ही वो आवाज आशिका के कानों में गई, उसने दरवाजे की तरफ देखा और वहां खड़े इंसान को देखकर वो एकदम से डर गई। सबने आवाज की दिशा में देखा तो वहां देवांश खड़ा हुआ था। वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि वो सीधे हॉस्पिटल से घर आ गया था। वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसका चेहरा पीला था। सबके ऊपर से नजर घुमाते हुए देवांश की नजर आशिका पर रुक गई, जो वहां पीला लहंगा पहने खड़ी हुई थी। देवांश को देखकर पहले तो वो घबरा गई, लेकिन जब उसने देवांश को उस हालत में देखा तो वो जल्दी से उसके पास आए। देवांश, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? देवांश ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब देने से पहले वो रुकी और फिर धीरे से बोली, मैं अपनी शादी से भागकर यहाँ आई हूँ। देवांश का चेहरा एकदम से बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। उसका चेहरा गुस्से में भर गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, आशिका ने दोबारा से कहा, देवांश, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। जैसे ही देवांश ने ये सुना, उसके शब्द जो मुंह में आ रहे थे वो वापस चले गए। वो अपने सामने खड़ी हुई लड़की को कुछ मिनट तक देखता रहा। उसके बाद उसने पूछा, क्या कहा तुमने? आशिका बोली, जो तुमने सुना, मैं सच में तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं किसी और आदमी से शादी नहीं कर सकती थी। अगर मैं किसी और से शादी कर लेती तो मैं वहां जिंदा नहीं रहती। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे अपने पास रखो। मुझे पता है कि जो गलती मैंने की है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन उसमें हमारे बच्चे का कोई दोष नहीं है। तुम उसे सजा नहीं दे सकते। देवांश चुप हो गया क्योंकि वो इतना शौक था कि उसके शब्द खत्म हो गए और वो आशिका और अपने बच्चे के बारे में सोचने लगा। तभी उसकी मां ने कहा, देवांश, अपनी बहन से भी कुछ कहो। देवांश ने पहले अपनी मां को देखा, फिर उसके साथ बैठी हुई अपनी बहन को देखा। उसने पहले भी उसकी तरफ नजर घुमाई थी, लेकिन उसने कुछ अजीब महसूस नहीं किया था। लेकिन इस बार ध्यान से देखने पर उसे उसकी मांग में लाल सिंदूर और गले में मंगलसूत्र दिखाई दिया। उसकी भौहें मुड़ गईं। उसने हैरानी से कहा, समीक्षा, ये सब क्या है? समीक्षा ने अपने हाथों की मुट्ठी कसी। इससे पहले उसने कई बार खुद को जवाब देने के लिए तैयार किया था, लेकिन अपने भाई का चेहरा देखकर वो सब कुछ भूल गई। वो क्या बताएगी कि उसने शादी कर ली है, और वो भी विवान बजाज से? उसके शब्द उसके गले में ही रह गए और बोलने में वो काफी संघर्ष कर रही थी। तभी आशिका ने कहा, देवांश, भाई ने समीक्षा से शादी कर ली है। देवांश को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने आशिका की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा से उसकी बात कहने का इंतजार कर रहा था। आशिका उसका चेहरा देखकर बोली, भाई ने समीक्षा से शादी कर ली है और वो उसे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। वो कहकर गए हैं कि जब उनका मन होगा तब वो उसे यहाँ से लेकर जाएंगे, और अगर उनका मन नहीं हुआ तो वो कभी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। देवांश का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या विवान को सच पता लग चुका था? देवांश समीक्षा से सारी बात जानना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बहन की तरफ गर्दन घुमाई और पूछा, मुझे पूरी बात बताओ। समीक्षा बोलने से पहले थोड़ी ठिठकी और फिर बोलना शुरू किया, भाई, जब से मुझे पता चला था कि आप आशिका से प्यार करते हैं, तब से मैं आप दोनों को मिलवाना चाहती थी। क्योंकि डॉक्टर के कहा था कि आप डिप्रेशन में जा रहे थे, और मुझे लगा कि शायद आप आशिका की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि वो शादी कर रही है, इसलिए मैं वहां गई ताकि आप दोनों के बीच जो भी गलतफहमी है उसे दूर कर सकूं। लेकिन ये कहकर वो थोड़ी चुप हुई और उसने जो भी हुआ उसके बारे में सोचा। वो बहुत डरावना था। सबसे डरावनी बात तो तब होती अगर वो शादी के बाद उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करता। लेकिन उस इंसान ने ऐसा नहीं किया। इस बात से वो कहीं न कहीं आराम महसूस कर रही थी। वो उसके साथ नहीं रह सकती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में उसके नाम का स्टैंप लग चुका था।
देवांश का शांत चेहरा उसकी बात सुनते हुए गुस्से में बदलता जा रहा था। जब वो चुप हो गई तो उसने कहा, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने फैसले खुद ले सको? वो गुस्से में लग रहा था। समीक्षा बोली, भाई, मुझे आपकी चिंता थी इसलिए मैं वहां चली गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां ये सब हो जाएगा। मुझे पता चला कि आशिका वहां से पहले ही भाग चुकी थी, तो मैं भी वहां से निकलने के लिए तैयार थी। लेकिन उससे पहले ही विवान बजाज ने मुझे पकड़ लिया। उसका नाम लेते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा तैर गया। विवान अंदर से जानवर था। उसने याद किया कि उसने किस तरह से उसे आग में फेंकने की धमकी दी थी। उसके बर्ताव से लग रहा था कि वो सच में ऐसा कर सकता था, जिससे वो और ज्यादा डर गई थी। यहां तक कि उसने कुछ बोलने तक की हिम्मत नहीं की। इस वक्त वो उस आदमी के खौफ को अपने शरीर के अंदर महसूस कर सकती थी। उसने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, पता नहीं उस आदमी पर क्या भूत सवार था। वो मुझे अजीब बातें कह रहा था, जैसे कि तुम दोनों भाई बहन एक जैसे हो। मैं तुमसे उसका हिसाब लूंगा। और पता नहीं क्या क्या। उसने आपकी एक वीडियो भी दिखाए जिसमें आप हॉस्पिटल के बेड पर थे, और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। उसने वहां मौजूद उसके घरवालों को भी धमकी दी कि अगर मेरी मदद करने कोई आगे आया तो वो मुझे जला देगा। शादी के तुरंत बाद वो मुझे यहां लेकर आ गया। देवांश की मुट्ठियां आपस में कस गईं। वो इतनी जोर से कसी थी कि उसके हाथ तुरंत लाल हो गए। उस आदमी ने उसकी बहन की जिंदगी पहले तो बर्बाद कर दी थी, और अब उसने और भी बड़ा घाव दे दिया था। देवांश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जो भी था उसे हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब जो होने वाला था वो अच्छे से जानता था, क्योंकि वो इंसान अब उन्हें जीने नहीं देगा। वहां मौजूद सब लोग जानते थे कि देवांश का इतना गुस्सा करना ठीक नहीं था। अगर उसने आपा खो दिया तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता था। वो अभी भी बीमार था। समीक्षा जल्दी से खड़ी हुई और अपने भाई का हाथ पकड़ते हुए बोली, भाई, शांत हो जाए और चिंता मत कीजिए। समीक्षा की मां खड़ी होते हुए बोली, चिंता कैसे ना करें। उसने शादी कर ली और वो ये कह रहा है कि वो तुम्हें कभी लेने नहीं आएगा। समीक्षा ने अपनी मां को घूर कर देखा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मां उसके भाई के सामने इस तरह से बात करे। समीक्षा ने नाराज होते हुए कहा, मां, अगर वो मुझे लेने नहीं आएगा तो क्या हुआ? मेरी जिंदगी किसी आदमी की मोहताज नहीं है। इस दुनिया में कानून नाम की भी चीज है। तलाक लेने के लिए मैं कोर्ट में जाऊंगी और मैं इस शादी को नहीं मानती। आशिका उसकी बात सुनकर उसे बताना चाहती थी कि कोई भी कोर्ट उनके खिलाफ कभी भी एक्शन नहीं लेगा। अगर ऐसा हुआ तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचा देगी। विवान बजाज कोई आम नाम नहीं था, लेकिन वो इस वक्त चुप रही। उसने देवांश को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन देवांश ने एकदम से उसे झटक दिया और कहा, इस सब की जड़ तुम हो। तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। अगर तुम उस दिन वो सब नहीं करती तो आज ऐसा नहीं होता, और तुम्हें क्या जरूरत थी शादी से भागने की? देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। उस बात का जिक्र होते ही आशिका को अपने दिल में गहरा ठंडापन महसूस हुआ। वो 2 कदम पीछे हट गई। वो जानती थी कि उसकी गलती थी, लेकिन वो पछता रही थी। वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी। अब वो क्या कर सकती थी? उस वक्त वो देवांश के लिए इतनी पागल हो गई थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। समीक्षा ने जब ये देखा कि कैसे देवांश आशिका को डांट रहा है, तो उसने कहा, भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? वो प्रेग्नेंट है। उनका नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का लिहाज कीजिए, और इसमें उनकी गलती नहीं है। मैं खुद वहां गई थी, इसलिए दोष मुझे दीजिए, उन्हें नहीं। बच्चे का जिक्र होते ही देवांश की नजर उसके पेट पर गई। शांत होने में उसे समय लगा, लेकिन आखिर में वो शांत हो गया। वो प्रेग्नेंट थी, इसमें उसका दोष था, उसे कंट्रोल करना चाहिए था। वो इसके लिए आशिका को दोष नहीं दे सकता। समीक्षा की मां ने कहा, हमें कल बजाज मैंशन जाना चाहिए, वहीं जाकर सारी बातें होंगी। आशिका एकदम से बोली, नहीं, आप वहां नहीं जा सकते। अगर आप वहां गए तो आप सब वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे। उनकी नज़र पहले से ही आप लोगों पर है, और अगर आप वहां चले जाते हैं तो फिर मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि मेरे घरवाले आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे, जो मैं नहीं चाहती। देवांश भी जानता था कि अगर वो वहां गए तो उनके साथ कैसा सुलूक होने वाला है। वो अभी कमजोरी महसूस कर रहा था। सोफे पर बैठते हुए उसने कहा, मुझे प्यास लगी है। कुहू ने जल्दी से हरकत की और कहा, मैं लेकर आती हूं। वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। कुहू पानी का गिलास लेकर आए और पानी खत्म करते ही देवांश ने समीक्षा से कहा,
उसकी सारी निशानियां मिटा दो। तुम्हें शादीशुदा बनकर रहने की जरूरत नहीं है, और कल से अपनी जिंदगी वैसे ही शुरू करो जैसे तुम हमेशा करती हो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे से तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जाओगी। देवांश को लगा उसे इस वक्त गुस्से से नहीं समझदारी से काम लेना होगा। बजाज परिवार जरूर कुछ ऐसा करेगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। और बात रही आशिका की, उसकी नजर आशिका के चेहरे पर गई, जो पछतावे की आग में अभी भी जल रही थी। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो वो इस बात के लिए तैयार नहीं होता कि उसके साथ रहें। उसे बजाज परिवार में काम करते हुए काफी साल हो गए थे, और वो जानता था कि आशिका ने जो किया है उससे बजाज परिवार गुस्से में है, और अगर वो वापस जाती है तो उसे बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। उसके बच्चे को मार दिया जाएगा और उसे किसी और से शादी करने के लिए फिर से मजबूर किया जाएगा। वो उसे माफ तो नहीं कर सकता था, लेकिन एक इंसान और उसके बच्चे की मां होने के नाते वो उसकी मदद करना चाहता था। उसे नहीं पता था कि बजाज परिवार आशिका को यहाँ कब तक रहने देंगे। वो जानता था कि ज्यादा दिन ऐसा नहीं चलेगा और वो आशिका को अपने साथ लेकर जाएंगे। ये सोचकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसके सिर में अचानक से इतना दर्द हुआ कि वो सहन करने लायक नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई और ये देखकर सब उसकी तरफ दौड़े। वहीं दूसरी तरफ विवान वापस घर पहुंच चुका था। उसने देखा तो लिविंग रूम में सब उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो किसी से बात करने के मूड में नहीं था। जैसे ही वो वहां से जाने लगा, उसके दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा, विवान इधर आओ। विवान समीक्षा को उसके घर छोड़कर वापस लौट आया था। लिविंग रूम में बैठे हुए सब उसका ही इंतजार कर रहे, लेकिन वो किसी से बात करने के मूड में नहीं था। जैसे ही वो वहां से जाने लगा, उसके दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा, विवान इधर आओ। अपने दादाजी की आवाज सुनकर विवान पीछे मुड़ा और चलकर अपने परिवार के पास गया। उसके तीनों दोस्त अभी भी वहीं थे। उसके दादाजी ने सख्त आवाज में पूछा, तुम उस लड़की को कहाँ छोड़कर आए हो? विवान ने एक नजर अपने दादाजी को देखा और कहा, उसके घर वापस। उसके दादाजी ने भौहें मोड़ते हुए कहा, पहले तुम्हारी बहन ने हमें सबके सामने नीचा दिखाया और तुम भी अब वैसा ही कर रहे हो। उस लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करके आखिर तुम जताना क्या चाहते थे? अगर वो उस लड़के की बहन थी भी तो ये कौन सा तरीका है तुम्हारा उससे बदला लेने का? विवान हमेशा से अपने दादाजी के करीब रहा था, यहाँ तक कि उसके दादाजी ने उसके डैड के नाम भी प्रॉपर्टी नहीं की, सीधा विवान के नाम कर दी। विवान सिर्फ उन्हें जवाब देता था, बाकी उसे अपने घरवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आज तक उसके दादाजी ने उससे इस लहजे में कभी बात नहीं की थी। ये सोचकर कि उसके दादाजी किसकी वजह से उससे ऐसे बात कर रहे हैं, उसके दिल में समीक्षा के लिए और नफरत बैठ गई। वहीं उसके तीनों दोस्त अच्छे से जानते थे कि उसने इसलिए उससे शादी नहीं की थी कि वो देवांश की बहन थी, बल्कि उसके पीछे का कारण कुछ और था। विवान ने अपने दादाजी की तरफ देखा और कहा, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे उस लड़की के बारे में कोई बात करनी है। मुझे नींद आ रही है, मैं ऊपर सोने जा रहा हूं। ये कहकर वह जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके दादाजी चिल्लाए, विवान तुम। वो बस इतना ही बोल पाए थे, लेकिन विवान ने उनकी बात नहीं सुनी। उनके हाथ हवा में ही रह गए और अचानक से उन्हें अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया। तभी विवान की दादी चिल्लाई, क्या हुआ आपको? उनकी आवाज वहां गूंज गई। विवान पीछे मुड़ा और देखा कि उसके दादाजी फर्श पर गिरे हुए हैं और सब ने उन्हें घेरा हुआ था। थोड़ी देर के बाद उसके दादाजी बेड पर लेटे हुए थे। वह अभी बेहोश थे, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह ज्यादा गंभीर नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि उनका खास ख्याल रखा जाए और उन्हें किसी तरह की टेंशन न दी जाए। रात के 3 बजे के करीब विवान के दादाजी ने आंखें खोली और देखा कि उनका पूरा परिवार वहीं पर मौजूद था। विवान के तीनों दोस्त जा चुके थे और वहां सिर्फ उनकी अपनी फैमिली थी। दादाजी ने जैसे ही विवान को देखा, उन्होंने नजर फेर ली। वह बोले, इस आदमी को यहां से बाहर भेजो। विवान का एटीट्यूड भी अपने दादाजी जैसा था। वह वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी दादी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आखिर यह सब हो क्या रहा है मेरे घर में? मेरी पोती भाग गई, मेरे पोते ने शादी कर ली और मेरा पति यहाँ बिस्तर पर लेटे हुए अपने पोते को बाहर निकालने के लिए क्यों ऑर्डर दे रहा है? अब यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब ऑर्डर मैं दूंगी। उन्होंने विवान की तरफ देखा और कहा, कल हम उस लड़की को उसके घर लेने जाएंगे। वह अब हमारे घर की बहू है। तुम आजकल के बच्चों के लिए बेशक ये सब खेल होता होगा, लेकिन ये जन्मों जन्मों का संबंध है।
विवान जोर से हंसना चाहता था। जन्मों जन्मों का वह उस लड़की के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। उसकी दादी अपनी जगह से उठी और विवान के पास जाते हुए बोली, विवान, क्या तुम अब अपनी दादी की बात भी नहीं सुनोगे? मैंने आज तक तुम्हें हमेशा तुम्हारी मनमर्जी करने दी, जो तुम चाहते थे वह तुम्हें दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे दादाजी ने अपने बेटे के नाम प्रॉपर्टी और बिजनेस नहीं किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि तुम उनके नाम को उनके बेटे से ज्यादा आगे ले जा सकते हो। हमने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, सब कुछ दिया। क्या तुम हमारी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? विवान कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। पता नहीं क्यों वह बोल नहीं पाया। उसे चुप देखकर उसकी दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, देखो, तुम्हारा गुस्सा जायज है, और मैं जानती हूं कि तुम इस वक्त भी गुस्से से भरे हुए हो। लेकिन ये सब काम गुस्से में नहीं किए जाते। मैंने उस लड़की को देखा, वह कैसे कांप रही थी उस मंडप में बैठे हुए। यहां तक कि वह लड़की भी तुम्हारे गुस्से से घबराई हुई थी। ये गुस्सा तुम अपने घर वालों को दिखा सकते हो, लेकिन वह लड़की कोई तुम्हारी अपनी नहीं थी, जो तुमने उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, शादी करके उसे घर छोड़कर आ गए ताकि वह जलील हो सके समाज के सामने। विवान ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन वह समीक्षा से अंदर से और ज्यादा नफरत करता जा रहा था। जब से वह उसकी जिंदगी में आई थी, तब से उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। उसके दादा दादी कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे और न ही उसे किसी चीज के लिए रोकते थे, लेकिन आज उसकी वजह से उसे इतना कुछ सुनना पड़ रहा था। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। अगर वह इस वक्त उसके सामने होती तो वह उसे मार डालता। ये देखकर कि विवान कुछ नहीं बोल रहा है, उसकी माँ आगे आए और बोली, विवान बेटा, तुम्हारी दादी सही कह रही है। हमें उस लड़की को अब अपने घर की बहू मानना होगा और तुम्हें उससे अपनी पत्नी। विवान ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ चुप हो गई। उनका असली मकसद अपनी बेटी से मिलना था। अगर समीक्षा उनकी बहू बन जाती है तो फिर यह अच्छा होगा, क्योंकि फिर वह अपनी बेटी को अच्छे से देख पाएगी और जल्दी से उसे अपने पास वापस ला पाएगी। वह उसे वहां रहने देना नहीं चाहती थी। उन्हें अभी भी ऐसा लगता था कि उसके दिमाग से प्यार का भूत उतर जाएगा तो वह वापस आ जाएगी। विवान ने बिस्तर पर लेटे हुए अपने दादाजी को देखा, जिन्होंने आंखें खोलने के बाद सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा था। बाकी वे बिस्तर पर लेटे हुए थे, ऐसा लगा जैसे कोई बेजान शरीर बिस्तर पर है। कुछ सेकंड सोचने के बाद विवान ने कहा, ठीक है, वो इस घर में आ सकती है। विवान की दादी ने चैन की सांस ली और कहा, ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। वहीं विवान की माँ बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को देख पाएगी। पता नहीं उसकी बेटी वहां कैसी होगी, उसने खाना खाया होगा या नहीं। अगले दिन दोपहर होने में कुछ ही समय बाकी था जब विवान नहाकर नीचे आया। वह कुछ ही वक्त पहले उठा था और नहाने के बाद सीधा नीचे ही आया था। उसने देखा कि उसका परिवार लिविंग रूम में बैठा हुआ है और सामने टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, जिसमें आशिका और समृद्ध की शादी टूटने की बात दिखाई जा रही थी। विवान की आते आते भौहें मुड़ गई। आखिर किसने इतनी हिम्मत की कि ये खबर न्यूज़ में आ गई? विवान की तरफ देखते हुए उसके पापा ने कहा, लगता है ये मित्तल परिवार ने किया है। वे इसके जरिए अपने आप को विक्टिम दिखाना चाहते हैं। उन्होंने अच्छा मौका चुना है, इससे उनके स्टॉक के दाम बढ़ जाएंगे। विवान तब तक अपना फोन निकाल चुका था और उसने कुछ मैसेज टाइप करके वापस अपनी जेब में फोन रख लिया और लिविंग रूम में काउच पर बैठ गया। नौकरानी उसके लिए उसकी सुबह की कॉफी लाए। उसने कॉफी हाथ में उठाई ही थी कि न्यूज़ चैनल पर वह न्यूज़ बंद हो गई और दूसरी न्यूज़ दिखाई जाने लगी। उसके दादाजी ने दूसरा न्यूज़ चैनल लगाया, लेकिन वहां भी आशिका और समृद्ध की कोई न्यूज़ नहीं थी। एक के बाद एक चैनल देखने के बाद कहीं भी उनकी न्यूज़ नहीं थी। उसके दादाजी ने विवान की तरफ देखा, जो अपनी कॉफी पी रहा था, और कहा, ये सब तुमने किया है? विवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह समझ गए थे कि यह उसी ने किया है। विवान की दादी ने अपने पति की तरफ देखा और कहा, ये तो तुम भी कर सकते थे। तुमने पहले ही न्यूज़ वालों को फोन करके ये सब बंद करने के लिए क्यों नहीं कहा? उसके दादाजी बोले, जो सच है वह कभी छुपता नहीं, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। हम कब तक किसी का मुंह बंद कर सकते थे? टीवी पर नहीं, लेकिन पीठ पीछे तो वह बातें करेंगे ही। तभी अचानक से विवान बोला, और हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या कहता है? विवान के दादाजी ने उसे लाचारी से देखा। वह उसके दिमाग के अलावा उसकी हर चीज को नापसंद करते थे। सबसे ज्यादा उसकी जुबान। बेशक वह उनसे कभी बदतमीजी नहीं करता था, लेकिन उसकी जुबान बहुत कड़वी थी।
विवान की मां को लग रहा था कि उनका परिवार समीक्षा के बारे में भूल ही चुका है। वह आज उसे लेने जाने वाले थे। वह बोलने ही वाली थी कि विवान खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। तभी उसकी दादी ने पीछे से कहा, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे उस लड़की को लेने के लिए? विवान के कदम रुक गए। उसने कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी को लेने जाऊं। ये कहकर वो वहां से चला गया। इसका मतलब साफ था कि अगर उन्हें उस लड़की को लाना है तो लाएं, लेकिन उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। विवान की मां ने अपनी सास की तरफ देखा और कहा, मम्मी जी, क्या हम अभी जाने वाले हैं? हाँ, तैयार हो जाओ, विवान की दादी ने जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ देवांश की नींद भी अभी खुली थी। वह देर रात तक जो भी कल हुआ उसके बारे में सोचता रहा, इस वजह से वह देर से सोया। फ्रेश होकर जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि उनके छोटे से लिविंग रूम में आशिका सोफे पर बैठी हुई थी उसकी मां के साथ, और वे दोनों टीवी देख रही थीं। उसकी मां ने चैनल बदलते हुए धीरे से कहा, लगता है अब तुम्हारी न्यूज़ कहीं नहीं आ रही है। आशिका बोली, मेरे घर वालों ने ये किया है। उन्होंने सब जगह से न्यूज़ हटा दी होगी। वो दोनों भी वही न्यूज़ देख रही थीं, जिसमें समृद्ध और आशिका की शादी के टूटने की बात दिखाई जा रही थी। रात को आशिका समीक्षा के पास सोई थी। अपने घर में देर से उठने के बावजूद भी वो आज सुबह जल्दी उठ गई थी, यहाँ तक कि अभी तक समीक्षा भी नहीं उठी थी। देवांश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मां आशिका के साथ इतना घुलमिल कैसे गई। उसे यहाँ आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ था और वो उससे ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसे सदियों से जानती हो। उन दोनों में से देवांश को किसी ने नहीं देखा था। तभी देवांश ने खांस दिया। दोनों ने उसकी तरफ देखा। बेटा देवांश, तुम उठ गए, उसकी मां ने कहा। देवांश ने कहा, मुझे एक गिलास गर्म पानी चाहिए। आशिका जल्दी से खड़ी हुई और बोली, मैं देती हूँ। वह जल्दी से किचन की तरफ भागी। देवांश की मां ने देखा कि उसका बेटा आशिका को देख रहा था। तभी उन्होंने कहा, बेटा, उसे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बीच ऐसा क्या हुआ है जो तुम उससे इतना उखड़े हुए रहते हो, पर वह तुम्हें सच में बहुत चाहती है। ये सब उसकी आंखों में दिखता है। इसलिए उसे अब माफ करो। और सबसे जरूरी बात, जितना जल्दी हो सके उससे शादी कर लो। क्योंकि बिना शादी किसी तरह से साथ रहना ठीक नहीं है, और जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक उसके घर वालों का उसे यहाँ से ले जाने का खतरा बना रहेगा। देवांश ने कुछ नहीं कहा। उसे नहीं पता था कि उसे आशिका से शादी करनी चाहिए या नहीं। तब तक आशिका भी उसके लिए गर्म पानी का ग्लास लेकर आ गई। उसने उसकी तरफ ग्लास बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? देवांश ने अपनी गर्दन ना में हिला दी तो आशिका वापस से सोफे पर बैठ गई। तभी उनके घर की घंटी बजी। देवांश की मां ने दरवाजे पर खड़े हुए इंसानों को देखा तो उन लोगों को देखकर उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। जब समीक्षा के घर की बेल बजी और जब उसकी मां ने दरवाजा खोला तो उसने सामने 3 औरतों को खड़े हुए देखा। समझ गई कि वो यहाँ क्या करने आई थीं। वो मोहल्ले की औरतें थीं और वहां चुगली करने आई थीं। जरूर उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया होगा जिसके बारे में वो जानना चाहती थीं। जैसे ही दरवाजा खोला, उन औरतों की नजर अंदर ही अंदर की तरफ जा रही थी। समीक्षा की मां ने दरवाजा आधा बंद कर दिया और कहा, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? उन तीनों में से एक औरत बोली, देवांश की मां, क्या ये बात सच है कि तुम्हारी बेटी ने शादी कर ली है? अब जाकर समीक्षा की मां को पता चला कि वो किस बारे में बात कर रही थी। शायद उन्होंने कल समीक्षा को बाहर से आते हुए देख लिया होगा और उसने मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया हुआ था, जिससे उन्हें पता चल गया था कि उसने शादी कर ली है। अच्छी बात यह थी कि अभी उन्हें आशिका के बारे में कुछ पता नहीं चला था। समीक्षा की मां थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। अब वो क्या जवाब दे? अगर वो झूठ बोलेगी तब भी सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाएगा, और अगर वो सच बताएगी तो उसकी बेटी को बदनाम किया जाएगा। आशिका, जो अंदर सोफे पर बैठी हुई थी, ने अपनी गर्दन घुमाकर देखना चाहा कि कौन है। उसने फिर देवांश को देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई तो देखा कि देवांश अंदर जा चुका था। बाहर समीक्षा की मां जवाब देने के लिए शब्द ढूंढ रही थी कि उनमें से एक औरत ने कहा, अब क्या तुम हमें यहाँ खड़ा ही रखोगी? चलो अंदर चलते हैं। ये कहकर वो जैसे ही अंदर आने लगी, समीक्षा की मां उन्हें रोकते हुए जल्दी से बोली, नहीं, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। मुझे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाना है। तुम सब बाद में आना। उन औरतों का मुंह बिगड़ गया। वो तो अंदर जाकर देखना चाहती थी कि आखिर बात क्या थी। तभी उनमें से एक औरत बोली, देवांश की मां, लगता है तुम हमें सच नहीं बताना चाहती।
अगर बेटी समीक्षा ने शादी कर ली है तो इसमें बुरी बात क्या है? आजकल के बच्चे किसी की सुनते कहाँ हैं, हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं। लेकिन समीक्षा तो सबसे अलग थी, वो तो पढ़ाई में भी इतनी अच्छी थी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? तभी वहां खड़ी दूसरी औरत बोली, सच में जब मुझे पता चला कि समीक्षा मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर वापस आए है तो मुझे भी अजीब लगा। वो तो हमारे मोहल्ले की सबसे होनहार बेटी थी। लेकिन ये बताओ कि लड़का कौन है? तीसरी औरत बोली, हाँ हाँ, अब किसी से कुछ नहीं छुपा है। इससे पहले कि मोहल्ले वाले और बातें बनाए, तुम हमें पहले ही बता दो ताकि हम उन सबका मुंह बंद कर सकें। वैसे तो समीक्षा की मां जानती थी कि वो तीनों उससे बातें उगलवाने की कोशिश कर रही हैं ताकि बाहर जाकर सबके पास ढिंढोरा पीट सकें। लेकिन वो एक भी शब्द कहने में झिझक रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाहिए, कि जिसके साथ उनकी बेटी ने शादी की है वो उसे छोड़कर चला गया है। पहली औरत ने समीक्षा की मां का चेहरा देख लिया था। उसे अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी क्योंकि समीक्षा बचपन से सब लड़कियों से अलग थी और बहुत ही होनहार थी, लेकिन आज वो अपनी बेटी के ऊपर गर्व महसूस कर रही थी। उसने अपना मुंह खोला और कहा, वैसे हमने देखा कि वो उस लड़के के साथ वापस तो आए लेकिन गई नहीं। क्या वो अंदर है? क्या हम उसे देख सकते हैं? आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो वह लड़का उसे साथ लिए बिना ही चला गया? दूसरी औरत ने कहा, क्या वो वही लड़का था जिसके साथ उसने शादी की है? ये तो बहुत दुख की बात है कि उसे शादी करके छोड़ दिया गया है। उनके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकला था कि तभी उनके घर के बाहर दो लग्जरी गाड़ियां आकर रुक गईं। वहां खड़ी उन सभी औरतों की नजर उन गाड़ियों पर गई। इतनी बड़ी गाड़ियां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो सब चुप हो गईं और उन गाड़ियों को देखने लगी। तभी एक गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकला और उसने जल्दी से जाकर पीछे का दरवाजा खोला। उसमें से दो औरतें बाहर निकली, जिनमें से एक लगभग 80 से 85 साल की थी और दूसरी 60 से 65 साल की थी। दूसरी गाड़ी से कुछ आदमी और औरतें बाहर निकले जिनके हाथों में बहुत सारा सामान था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वो उनके दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। समीक्षा की मां की कमर सीधी हो गई। कहीं ये बजाज परिवार की औरतें तो नहीं? उन्होंने दरवाजे से खड़े हुए अंदर की तरफ देखा, जहां उन्हें आशिका सोफे पर बैठी हुई दिखाई दी, जो टीवी देखने में मग्न थी। तब तक वो दोनों औरतें दरवाजे के पास पहुंच गईं, जिनमें से एक विवान की दादी थी और दूसरी उसकी मां। विवान की दादी ने आसपास की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन विवान की मां सब कुछ देख रही थी। उन्हें ये बहुत ही अजीब मोहल्ला लगा, जिसमें छोटे छोटे घर थे और सड़क पर बच्चे आधे कपड़े पहने खेल रहे थे। उनके पैरों में जूते तक नहीं थे। उन्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा था और उनके सामने जो घर था वो बहुत ही छोटा था। इससे बड़े घर तो उन्होंने अपने मेंशन के पीछे नौकरों के लिए बनाए हुए थे। चलते हुए उनके दिमाग में अनगिनत बातें घूम रही थीं। उन्होंने मन ही मन कहा, पता नहीं आशिका के दिमाग में कौन से पत्थर पड़ गए हैं। मुझे नहीं लगता वो यहाँ ज्यादा दिन तक रह पाएगी। मेरा बस चले तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से आज ही लेकर जाऊं। पता नहीं क्यों पिताजी ने मना कर दिया कि आशिका के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। जब वो दरवाजे के पास पहुंच गईं, तो उन्होंने वहां खड़ी उन चारों औरतों को देखा, जिनमें से एक दरवाजे पर खड़ी थी। मिसेज बजाज ने पहचान लिया कि शायद यही देवांश और जिसके साथ विवान ने शादी की है समीक्षा उनकी मां हो सकती थी। उन्होंने पूछा, क्या आप इस समीक्षा की मां हैं? समीक्षा की मां ने अपनी गर्दन हिला दी। उनकी नजर पहले उन दोनों औरतों पर गई और फिर उनके पीछे खड़े लगभग 10-12 लोगों पर, जिनके हाथों में सामान भरा हुआ था। मिसेज बजाज ने घर के अंदर झांकने की कोशिश की और कहा, आपके घर में मेहमानों को बाहर ही खड़ा रखते हैं। समीक्षा की मां ने तुरंत रास्ता छोड़ दिया और कहा, अंदर आइए। वो दोनों औरतें अंदर चली गईं। तभी मोहल्ले की तीनों औरतें भी अंदर जाने की कोशिश करने लगीं, लेकिन समीक्षा की मां ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर जाकर सबसे पहले मिसेज बजाज की नजर सोफे पर बैठी हुई आशिका पर गई। उसे देखकर उनकी आंखें नम हो गईं और उनकी मुट्ठी कस गई। उनकी बेटी एक सस्ते से सोफे पर बेकार से कपड़े पहने हुए बैठी हुई थी। ऐसे कपड़े तो उनके नौकर भी नहीं पहनते थे। उनका दिल भर आया। आशिका ने सोचा कि शायद देवांश की मां अंदर आ गई है। उन्हें देखने के लिए आशिका ने अपनी नजरें घुमाई, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो सोफे से खड़ी हो गई। उसके मुंह से निकला, मां, दादी। उसकी आवाज थोड़ी तेज थी, जो अंदर बैठे देवांश को भी सुनाई दी। वह जल्दी से बाहर आ गया। आशिका की मां ने अपने हाथ फैला दिए और कहा, मेरी बच्ची। आशिका उनके पास नहीं जाना चाहती थी। उसे लगा कि वो उसे लेने आई हैं।
उसने जल्दी से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, माँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आशिका की माँ के हाथ जो हवा में उठे थे वो एकदम से नीचे हो गए। उनकी बेटी धमकी दे रही थी। क्या उसकी अकल यहाँ एक दिन रहकर ठिकाने नहीं आई थी? क्या उसे लगा था कि वो यहाँ रह पाएगी? विवान की दादी थोड़े पुराने ख्यालों की थी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था जो आशिका ने किया था, पहले अपनी शादी से भाग जाना और बाद में पता लगा कि वो मां बनने वाली है। उन्होंने मिसेज बजाज को देखा और कहा, बहू, यहाँ जो काम करने आए हैं वो करो। हम यहाँ बजाज परिवार की बहू को लेने आए हैं, क्या तुम भूल गई? मिसेज बजाज ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और धीरे से गर्दन हिलाई, समझ गई। समीक्षा की माँ, जो अभी ही अंदर आई थी, ने सुन लिया था कि विवान की दादी क्या कह रही थी। वो समीक्षा को लेने आए थे। उन्हें अंदर से राहत महसूस हुई क्योंकि वो इस बात को लेकर पूरी रात नहीं सोई थी। वह अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी। वह जल्दी से आगे आए और सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली, आइए बैठिए। अब विवान की दादी और उसकी माँ सोफे पर बैठ गईं। समीक्षा की माँ ने जल्दी से कहा, मैं पानी लेकर आती हूँ। मिसेज बजाज ने कहा, नहीं, हमें कुछ नहीं पीना है। हम यहाँ बस अपनी बहू को लेने आए हैं। उसे बुला दीजिए। देवांश काफी देर से सब सुन रहा था। वह जल्दी से आगे आया और बोला, समीक्षा कहीं नहीं जाएगी। समीक्षा की माँ ने देवांश को चुप रहने का इशारा किया। वह कैसा भाई था जो अपनी बहन का घर बसे हुए नहीं देखना चाहता था? आखिर वह मना क्यों कर रहा था? तब तक समीक्षा, जो अपने कमरे में आराम से सोई हुई थी, आवाजें सुनकर बाहर आ गई। वह अभी भी आधी नींद में थी। अपने साथ जो भी हुआ था उसे सोचकर वह भी रात में ठीक से नहीं सोई थी। बाहर आकर जब उसने अपने सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। देवांश ने अपनी मां के इशारे को नजरअंदाज किया और कहा, आप चले जाइए यहां से। मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। उसकी बात सुनकर उसकी मां बोली, देवांश, तुम कैसे बातें कर रहे हो? तुम अपने कमरे में वापस जाओ। देवांश ने अपनी मां की तरफ देखा और कहा, मां, आप ये कैसे कह सकती हैं? आपको पता है, वहां समीक्षा कभी भी खुश नहीं रहेगी। वह अपनी बात पूरी ही कर पाया था कि विवान की दादी बोली, तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो? हम अपनी बहू को अच्छे से रखेंगे। वो बजाज परिवार की बहू है और बजाज परिवार में कभी भी किसी भी औरत को परेशान नहीं किया जाता। समीक्षा ने जब ये सब बातें सुनी तो उसके गुस्से से पैर अकड़ गए। वो सब उन्हें लेने आए थे। देवांश बोला, नहीं, फिर भी मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। मिसेज बजाज ने जब से देवांश का चेहरा देखा था, उनका मन कर रहा था कि वह देवांश को एक थप्पड़ मारे। इस बेवकूफ आदमी ने उनकी प्यारी सी फूल जैसी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया था। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि विवान की दादी ने इशारे से मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बहू कुछ ऐसा बोले जिससे ये लोग और ज्यादा अपना मन बदल लें। विवान की दादी की नजर अब जाकर समीक्षा पर गई, जो उनसे कुछ दूर खड़ी थी। समीक्षा को देखकर विवान की दादी खड़ी हुई और उसके पास जाकर बोली, अरे, मेरे विवान की पत्नी कितनी सुंदर है। उन्होंने फिर अपने पीछे खड़े हुए नौकर को देखा जिसने बड़ा सा थाल पकड़ा हुआ था। वो जल्दी से उनके पास आया। विवान की दादी ने समीक्षा से कहा, जल्दी से इस लहंगे को पहनकर तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं, चपंद्रा छोड़ी हुई दुल्हन। समीक्षा ने एक नजर उस थाल को देखा जो बजाज परिवार का नौकर लिए खड़ा था, और उसके बाद उसने विवान की दादी की तरफ देखा, जो उम्मीद लगाए उसे देख रही थी। उस आदमी ने जो भी उसके साथ किया था उसे सोचकर उसकी मुट्ठी कस गई। वो पहले सोचती थी कि दुनिया में कानून से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन उसकी ये सोच गलत साबित हो गई क्योंकि कानून से भी ऊपर कुछ था, और वो था पैसा। उस आदमी ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। अपने बदले की आग के लिए उसने ये सब किया था। उससे घटिया आदमी उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। उसने फिर एक नज़र अपनी माँ को देखा, जो उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। उसके बाद उसने अपने भाई की तरफ देखा। उसका भाई ऐसा लग रहा था जैसे जानता हो कि वो नहीं जाएगी, और वहीं आशिका डरी हुई थी। वो तो कोने में दुबक कर खड़ी हुई थी। समीक्षा को पता था उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो उनके साथ जाने से मना कर दे और अपनी जिंदगी वापस से शुरू करे, लेकिन इससे उसे क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। जब वो कल रात विवान के साथ आई थी तो उसे उसके मोहल्ले वालों ने देख लिया था। वो जानती थी कि अब मोहल्ले में बातें बनेंगी और उसे सब जगह बदनाम किया जाएगा।
उसे अपने बेइज्जत होने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन उसके कारण जो उसकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा वो बहुत ही दर्दनाक होगा। और ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। बजाज परिवार उसके भाई को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जो गुस्सा उसने विवान की आंखों में देखा था वो कोई मामूली गुस्सा नहीं था। उसका भाई अकेले उस परिवार को नहीं संभाल सकता था, उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता था। लेकिन अगर वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती तो शायद वो कुछ बदल सकती थी। वो अपने परिवार की ढाल बन सकती थी। अगर वो उस परिवार में चली जाएगी तो हो सकता था कि वो कुछ ऐसा होने से रोक पाए जो उनके परिवार के लिए अच्छा नहीं था। अपने शब्दों को बाहर लाने से पहले उसने काफी देर तक सोचा और फिर विवान की दादी की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। उसके कहे ये शब्द किसी के लिए संतुष्टि तो किसी के लिए हैरानी भरे थे। उसका फैसला हर किसी को चौंका रहा था। देवांश ने हैरानी से उसे देखा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम वहां नहीं जाओगी। समीक्षा ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई, जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसका ससुराल ही उसका घर होता है और उसकी वहां से अर्थी ही उठती है। ये कहकर वो आगे बढ़ी और उसने वो गहने और लहंगा अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। देवांश उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन तभी उसकी मां ने उसे रोका और बोली, देवांश बेटा, समझो बात को। ये कोई खेल नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अब तुम भी समझदार बनो। लेकिन देवांश इसके बिल्कुल खिलाफ था। ऐसा नहीं हो सकता था। वो अपनी बहन को उस परिवार के हवाले नहीं करेगा। अपने कमरे में जाने के बाद जब समीक्षा ने दरवाजा बंद किया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे नहीं पता था कि वो सही कर रही है या गलत, लेकिन ये उसके परिवार की सुरक्षा की बात थी। लहंगा पहनने के बाद उसने कोई मेकअप नहीं किया और उसी तरह गहने पहन लिए। फिर भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने एक बार भी अपने आप को शीशे में नहीं देखा और बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर आई, विवान की दादी उसे देखकर खड़ी हो गई। वो खुश नजर आ रही थी। उन्होंने आकर जल्दी से समीक्षा की नजर उतारी। देवांश, जो उसके बाहर आने का कब से इंतजार कर रहा था, जल्दी से उसके पास आया और बोला, समीक्षा, अपने भाई की बात सुनो और ये जिद छोड़ दो। तुम वहां कभी खुश नहीं रहोगी। समीक्षा मुस्कुराए और बोली, भाई, आपको क्या लगता है एक छोड़ी हुई दुल्हन के तौर पर मैं यहाँ खुश रह सकती हूँ? समीक्षा की बात सुनकर देवांश चुप हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बोला, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन वहां मत जाओ। देवांश अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो समीक्षा को रोक सके, लेकिन लाख समझाने के बाद भी समीक्षा ने उसकी बात नहीं मानी। तब उसकी मां आगे आए और बोली, बेटा देवांश, मुझे पता है कि तुम्हें समीक्षा की चिंता है, लेकिन हर लड़की को एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना पड़ता है। बात को समझो। विवान की दादी को डर था कि कहीं समीक्षा अपना मन न बदल ले, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब। समीक्षा ने अपनी मां की तरफ देखा और कहा, मां, मैंने कुछ सामान पैक किया है अंदर। क्या आप ला सकती हैं? उसकी मां ने जल्दी से सिर हिलाया और उसके कमरे में गई। वहां जाकर उसने समीक्षा का पैक किया हुआ सामान उठाया और बाहर आ गई। उसने कुछ कपड़े और किताबें रखी हुई थीं जो उसे वहां काम आएंगी, और बाकी का सामान वो बाद में ला सकती थी। वहीं आशिका की मां कब से उससे बात करने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिला। अंत में जब वो कुछ बोलना चाहती थी तो विवान की दादी ने उनकी तरफ घूरकर देखा और कहा, बहू, चलो जल्दी। विवान की मां अपनी बेटी से बात नहीं कर पाए और फिर उनकी नज़र समीक्षा पर गई और वो मुस्कुरा दी। बेशक देवांश से वो नफरत करती थी, लेकिन समीक्षा तो नादान थी, इसलिए उनके दिल में समीक्षा के लिए कुछ नहीं था। आशिका वहीं खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। उसने अब तक कुछ नहीं कहा था। उसे लगा था कि उसका परिवार उसे लेने आया है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। उसने देवांश की तरफ देखा, जो गुस्से और मायूसी से वहीं खड़ा था। अब उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही शुरू हुआ था। कार में बैठने से पहले ही विवान की दादी ने उसके दादा को फोन करवा दिया था ताकि वो विवान को ऑफिस से घर पहुंचने के लिए कहे, क्योंकि वो चाहती थी कि दोनों का गृह प्रवेश एक साथ हो। जब वो वापस बजाज मैंशन पहुंचे तो वहां विवान के अलावा सब थे। विवान की दादी ने अपने पति की तरफ देखा और पूछा, विवान अभी तक नहीं आया? क्या आपने उसे फोन नहीं किया? विवान के दादा ने लाचारी से अपनी गर्दन हिलाए और कहा, फोन किया था, लेकिन उसने कहा कि उसकी मीटिंग है और वो शाम तक फ्री नहीं है। विवान की दादी ने आह भरी और कहा, पता नहीं मेरे पोते का क्या होगा।
अब हम उसके बिना इस लड़की को कैसे अंदर लेकर आएं? उन्होंने बाहर खड़ी हुई समीक्षा की तरफ देखा। तभी उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया और उन्होंने अपने पति को वो सब बताया। मिस्टर बजाज भी अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हुए। वहीं विवान अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। उसके पास साइन करने के लिए बहुत सारे पेपर्स थे। उसके साथ में उसका असिस्टेंट खड़ा हुआ था जो साइन किए हुए पेपर्स को मैनेज करने में लगा हुआ था। अचानक उसका फोन बजा। डिस्टरबेंस न हो इसलिए उसने अपना फोन वाइब्रेशन पर डाला हुआ था। उसने जल्दी से फोन बाहर निकाला और देखा कि विवान के दादा उसे कॉल कर रहे थे। अगर किसी और की कॉल होती तो वो आराम से काट देता, लेकिन ये विवान के दादा थे। उसने विवान की तरफ देखा और पूछा, सर आपके दादाजी की कॉल है, क्या मैं उठा सकता हूँ? विवान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हाँ, और अगर वो मेरे बारे में पूछें तो कह देना कि मैं बिजी हूँ। जैसा कि विवान ने सोचा था, उसे लगा कि वो उसे बुलाने के लिए ही कॉल कर रहे थे। असिस्टेंट ने कुछ देर उसके दादाजी से बात की और हाँ में हाँ मिलाई। फोन रखने के बाद असिस्टेंट बोला, सर वो 4 कंपनियों के पेपर्स मांग रहे हैं जो हमने पिछले साल ही शुरू की थी। विवान के हाथ साइन करते हुए रुक गए और उसने असिस्टेंट की तरफ देखा। असिस्टेंट आगे बोला, वो उन कंपनियों को अपनी बहू के नाम करना चाहते हैं। विवान की आंखें छोटी हो गईं। उसे याद आया कि जब उसने ये कंपनियां शुरू की थीं, तो उसने उन्हें अपने नाम न करके अपने दादाजी के नाम किया था। वो पहले ही सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी उसके नाम कर चुके थे और उनके पास कुछ घर और वो 4 कंपनीज थी जो उसने ही उनके नाम की थी। वो कंपनीज सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनीज में से एक थी और अब वो उन्हें उस चालबाज लड़की के नाम करना चाहते थे। विवान की मुट्ठी कस गई। वो लड़की आते ही उसकी चीजों पर कब्जा करना शुरू कर चुकी थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और असिस्टेंट से बोला, बाकी पेपर्स मैं बाद में साइन करूंगा और दादाजी को पेपर्स भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही वहां जा रहा हूं। ये कहकर वो बाहर निकल गया। समीक्षा को लगभग 1 घंटा हो गया था वहां खड़े हुए। उसे बताया गया था कि जब तक विवान वहां नहीं आएगा तब तक वो अंदर नहीं आ सकती। ये सब आखिर क्या था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। क्या उस इंसान का उसके साथ अंदर आना जरूरी है? और वैसे भी वो उसे अपना पति नहीं मानती। उसे इतना झंझट उठाने की क्या जरूरत है? लेकिन तभी उसके पास कोई आकर खड़ा हो गया। उसने साइड में अपनी नजर उठाकर देखा और उसे सूरज की किरणों के बीच से एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया। उसके चेहरे के भाव बहुत ही सुंदर थे, मानो उसे भगवान ने खुद बनाया हो। वो एक दबंग नेता की तरह गरिमापूर्ण शान दिखा रहा था, जिससे कोई भी उसकी पूजा करने के लिए मजबूर हो जाता था। अंदर विवान की मां थाली तैयार कर रही थी और उसकी दादी वहीं पर खड़ी हुई थी। विवान की मां ने थाली में फूल रखते हुए कहा, मम्मी जी आपको सच में लगता है विवान यहाँ आएगा? बेचारी उस लड़की को विवान की वजह से सफर करना पड़ रहा है। तभी विवान की दादी बोली, चिंता मत करो, वो जरूर आएगा क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चाल चली है कि वो खुद को आने से रोक नहीं पाएगा। अगर वो इस लड़की से नफरत करता है तो वो कभी भी अपनी मेहनत की चीज उसके नाम नहीं होने देगा। तभी एक नौकरानी जल्दी से बाहर से भागते हुए आई, मैडम छोटे सर आ गए हैं, लेकिन वो अंदर आने की जिद कर रहे हैं। बड़े सर ने अभी के लिए तो उन्हें वहां रोका हुआ है, लेकिन पता नहीं वो कब तक वहां रुकेंगे। बड़े सर जल्दी से आपको पूजा की थाली लेकर बुला रहे हैं। विवान की मां ने विवान की दादी की तरफ देखा तो विवान की दादी मुस्कुरा दी और बाहर की तरफ चली गईं। विवान की मां ने भी जल्दी से पूजा की थाली उठाए और खुश होकर वो भी बाहर आ गईं। बाहर आकर जैसा उन्होंने सोचा था, विवान अपने दादाजी के साथ बहस कर रहा था। दादाजी आपने बुलाया और मैं यहाँ आ गया। अब आप चाहते हैं कि मैं इस लड़की के साथ अंदर आऊं? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। विवान के दादा ने गुस्से में उसे देखा और कहा, ये रस्म है, इसलिए तुम्हें बुलाया है ताकि तुम बहू के साथ गृह प्रवेश कर सको। सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखने के लिए हमने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। और वैसे भी हमें तुम्हारा ये खड़ूस चेहरा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए चुप होकर वहां खड़े रहो। तब तक विवान की मां पूजा की थाली लेकर आ चुकी थी। उन्होंने प्यार से उन दोनों की जल्दी से आरती उतारी और सबसे पहले विवान को टीका लगाया और उसके बाद समीक्षा को। उसने टीका लगाते हुए लगभग समीक्षा के गाल को सहलाया और कहा, वेलकम टू होम मेरी बच्ची, जिससे समीक्षा को अच्छा लगा और वो मुस्कुरा दी। विवान ने एक नज़र भी समीक्षा को नहीं देखा और अंदर आ गया। अंडरस्को आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।